एलिमेंट्री एजुकेशन पर है या ज्यादा फोकस हमारा हायर एजुकेशन पर है, सेकेंडरी एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं है। और उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि एक तरफ हम स्कूल एजुकेशन को बहुत एट पार विद यूरोपियन यूएस मॉडल पर खड़ा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत पुअर हैं। वो प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा खराब होती चली जा रही हैं, खासकर जैसे जिन प्रदेशों से हम रहते हैं, कि स्कूल एजुकेशन खराब होती चली जा रही है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो आइडिया ऑफ स्कूल था उसमें मैच्योर होते चले जा रहे हैं। केवल सर्टिफिकेट देने के हम सेंटर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो पढ़ाई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर हो रही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को यदि हम इसको बातें शोर ज्यादा हो रहा है, इसको पहले करते हैं। तो ये जो फोकस है, इस तरह का जो फोकस हमारी जो ये शिक्षा नीति है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल लिंकेजेस यदि नहीं होती हैं हम लोगों की तो हमें पता नहीं है कि स्कूल से हमें कैसे प्रोडक्ट चाहिए, और ना ही स्कूल टीचर्स को पता है कि हायर एजुकेशन की जो डिमांड्स हैं जिस तरह के स्टूडेंट्स की, वो डिमांड्स किस तरीके से होंगी, तो वो किस तरह से लिंकेजेस होगा। मैं बता रहा हूँ फिर से कि कानून जब बनेगा तो उस कानून के माध्यम से जो स्थिति है वो स्थिति बनेगी। जो हमारे आयोजन सचिव हैं वो पहले ही बात कर चुके थे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी हम 26.3% हैं, और 2030 तक हम इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना चाहते हैं। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हम 2030 तक 50% ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का जो आइडिया है अब थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर एस्टैब्लिश कर सकेगा। और मैं यहाँ फिर से कोट करूंगा उन चुनौतियों का, क्योंकि उन चुनौतियों से हम निकल कर यहाँ आए हैं। वो चुनौतियाँ है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो अनट्रेन्ड टीचर्स हुआ करते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए समर स्कूल्स जैसे इंस्टीट्यूशंस खुले थे। और 1995 के आसपास में प्रोफेसर जीएस राजपूत का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में उन्होंने चर्चा की थी कि मेरठ यूनिवर्सिटी ने 2 महीने में 25,000 टीचर्स को डिग्री बांट दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि डिग्री या सर्टिफिकेट देने से यदि टीचर प्रिपरेशन का काम चल जाता तो फिर ये पॉलिसी 4 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्यों ला रही है। और यदि इस तरह से कर रही है तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन जब हम चलाने की हर एक इंस्टीट्यूशन को परमिशन दे देंगे तो वहां एनरोलमेंट तो बढ़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन जो क्वालिटी डायमेंशंस हैं उन क्वालिटी डायमेंशंस पर हम पिछड़ेंगे। बेहतर ये होता कि सेलेक्टिवली हम कुछ परमिशंस देते इंस्टीट्यूशंस को, और वो सेलेक्टिवली जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स चलाते। दूसरा, जो एनरोलमेंट रेशो एक साथ बढ़ेगी वो स्वयं, मूक या दीक्षा जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से बढ़ेगी। NIUS ने ये प्लान किया है कि जितने भी अनट्रेन्ड टीचर्स हैं हम उनको ऑनलाइन और अपना जो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट चैनल है, टीवी चैनल है, उसके माध्यम से ट्रेन कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग और एक जो वास्तविक ट्रेनिंग है उस वास्तविक ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है। हमें इसके अंतर को समझना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन बहुत आसान है, लेकिन उन स्किल्स, उन ज्ञान को, उन परसेप्शंस को प्रैक्टिस में लाना ये बड़ी चीज है, और उसके लिए हमें इस चीज को लाना पड़ेगा। एक जो आगे की जो बात है वो बात ये पॉलिसी करती है कि हम इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, और वो इंटरनेशनलाइजेशन जो प्रमोशन है वो कैसे होगा कि वर्ल्ड की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में आए और यहाँ अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं या कैंपसेस हैं उनको एस्टैब्लिश करें। अच्छी बात है, इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ यदि हम जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके सामने भी चुनौतियां हैं हमारी कि जैसे ही हम 91 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की इंट्रोड्यूस किया और मैसिव प्राइवेटाइजेशन हुआ,
और लोगों ने देखा कि यहाँ के जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस एट पार विद यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके बराबर है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो सोशली और इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड सेक्शन से हैं उन्होंने यहाँ पढ़ाई करने के बजाय अपना रुख ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की तरफ किया। तो जैसे ही यहाँ वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आएंगे उसकी भी एक डिफरेंट स्टोरी है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि क्यों वो यहाँ आए गए। क्योंकि जब 91 के बाद जब जिस तरह से इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा था और आप लोग रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर नस्लीय हमले हो रहे थे और उस नस्लीय हमले के पीछे जब लोग रिसर्च फाइंडिंग्स कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भारतीय बच्चे वहाँ जब आते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज तो लेकर आते हैं लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ वो अपनी जो बैकवर्ड कल्चर है उसको भी साथ लेकर आते हैं। और अधिकांश हम जानते हैं कि हमारे जो लोग गए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गए वो वापस बहुत मुट्ठी बंद हो गए, अदरवाइज सब वहीं सेटल हो गए। तो ये एक बड़ा पक्ष है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो उधर हो रहा था। तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि यदि हम इन रिमोट कंट्रीज में ही अपने कैंपसेस एस्टैब्लिश करें तो बिना स्टूडेंट्स को अपने देशों में लाए हम इनके फॉरेन एक्सचेंजेस को अर्न कर सकते हैं। तो हमें उस पर्सपेक्टिव में, और ये मैं जो कह रहा हूँ मैं वैसे नहीं कह रहा, ये इंडिया माइग्रेशन की रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स दिए गए और वो इंटरनेशनली सर्कुलेटेड रिपोर्ट है जिसमें इस तरह की जो चर्चा है वो चर्चा की गई। तो इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करने की बात है, लेकिन ये पॉलिसी ये कहती है कि हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा जा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं आ रहे। लेकिन हम यदि टॉप वर्ल्ड क्लास 100 यूनिवर्सिटीज को इंडिया में बुलाते हैं तो बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं हो सकता है यहाँ आए और हम वहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको अर्न कर पाएं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को हम यहाँ रिटेन कर पाएं और वो हम लोगों को यहाँ जो रिसर्च है, टीचिंग है, उसमें हेल्प करें। ये एक आइडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप देखिए कि बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, जैसे हमबोल्ट फेलोशिप है, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं और वो फेलोशिप फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ये सब प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं कि किसी भी देश के वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट ब्रेन है वो ब्रेन माइग्रेट करे उनके यहाँ। और अमेरिका इसमें मतलब लीडिंग कंट्री है जिसके अपने यहाँ दुनिया भर का जो बेस्ट ब्रेन है वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में डाल रखा है। जैसे नासा में आप देखिए कि अराउंड 38% के आसपास तो आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं जो आपके यहाँ से सिस्टम से खड़े हुए हायर एजुकेशन में वहां गए और वहीं रह गए। इस तरीके से मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, और वो ये कहता है कि भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशंस बनाने पड़ेंगे और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस क्रिएट करने पड़ेंगे। ये काम फिर से चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है कि जिन विकसित राष्ट्रों की तरफ से हमारे यहाँ बच्चे आने वाले हैं, हमारे यहाँ उस तरह की सपोर्ट सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, लेकिन क्या कानपुर में हो पाएगा? और कानपुर छोड़ दीजिए, क्या कन्नौज के इस कॉलेज में हो पाएगा जब हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और बीडी पांडे जी एक गाड़ी में थे और वो भटक गए कि हम इनोवा से आगे चल रहे थे, वो इनोवा किसी दूसरी के पीछे लग गए और वो इनोवा धड़ाधड़ एक कोल्ड स्टोरेज में घुसी और ये लोग भी उसके पीछे लग गए। स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं इस तरह के जो एक तरफ फैले हुए हैं और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और हमारे शिक्षक नेता बीडी पांडे जी यदि भटक सकते हैं तो आम शिक्षक या आम विद्यार्थी कैसे यहाँ इन कॉलेजेस में आएगा? ये थोड़ी सी हमारी जो चिंता है उन चिंताओं का विषय है। इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी तक हम 3 वर्ष का जो ग्रेजुएट प्रोग्राम था उसको चला रहे हैं। उससे पहले 2 साल का चला रहे थे, 2 साल से हम 3 साल की तरफ आए। मेरे ख्याल से अजय साहब 2 साल वाले हैं, मुझे इन्होंने बताया था शायद मैं सही हूँ। लेकिन वो पूछते हैं भाई एनरोलमेंट रेशो क्या है? पार्टनर तुम्हारा एनरोलमेंट रेशो क्या है? वो एनरोलमेंट नंबर क्या है?
तो मेरा Z3408 है जो हमेशा से याद है, और मुझे लगता है आपका बहुत पहले होगा। यस सर। इसको अंदाजा लगाइए कि मैं आप बीच में हो और मैं अंत में हूँ। उसके बाद AA से शुरू हो गया। तो आपने 2 साल का किया, 3 साल का, अब 4 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। और 4 साल की तरफ वो क्या कह रहे हैं कि जो चौथा साल होगा उसमें रिसर्च इनपुट होगा। रिसर्च ऑर्डिनरी एक्सरसाइज नहीं है, वो हाईली स्किल्ड एक्सरसाइज है। दैट इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। क्या हम 4 साल का कोर्स चलाकर और चौथे साल में रिसर्च करके क्या रिसर्च को प्रमोट कर पाएंगे? जिन ये महाविद्यालय हैं और इन महाविद्यालयों में जो बच्चे आते हैं और जो उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, हमें उसको समझना चाहिए। उनके पास एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की ही क्लैरिटी नहीं है। यदि उनसे पूछो कि भाई बीए में तुम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, और जब मैं गोरखपुर में था, जब मैं बीए में एडमिशन कराया करता था, तो उस एडमिशन के समय एक सवाल पूछता था, हाँ भाई क्या पढ़ोगे? तो वो कहता था गुरुजी ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। क्यों करना चाहते हो बीए, क्यों करना चाहते हो? गुरुजी इंटर में पास हो गए थे इसलिए सोच रहे बीए करना। बीए हो गई, एमए क्यों करना चाहते हो? बीए पास हो गए इसलिए एमए करना चाहते हैं। बीएड, अब सर क्या करते, बीएड में नौकरी मिलने का चांस है इसलिए बीएड करना। एमएड में शिवनारायण जान रहे हैं, हम एडमिशन से पहले 4 बार स्टूडेंट से पूछते हैं 75% अटेंडेंस करोगे इंश्योर? कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट को जिसको कंफ्यूजन होता है उसको बाहर भगा देते हैं, चलो सोच के आओ, माता पिता से बात करके आओ। और जो डेडिकेटेड अपना कमिटमेंट शो करता है हम करेंगे, ये पलक झपकती तो होना नहीं है। क्या हो जाएगा पलक झपकते? हमें तो इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे सरकार को। और इसीलिए ये जो नीति है हमारी शिक्षा नीति, ये पूरी तरीके से हमको डाइवर्ट करना चाहती है इंडियन मॉडल से यूएस मॉडल की तरफ, जहां जिसको जो करना है वो अपने पैसे से करेगा, सरकार की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। कहीं मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेलफेयर स्टेट का काम करते हैं तो वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप कल्पना करिए कि जब सरकार गरीब थी, हमारे पास पैसा नहीं था, भोजन नहीं था, तो सरकार कई सौ एकड़ जमीनों में सरकारी अस्पताल बना रही थी। आज हम $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उस पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हम उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। एक मजदूर आदमी जब कानपुर में जाता है एक प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो उसका एक बार दिखाने का खर्चा 2000 रुपया होता है, और वो कितने दिन में कमाता है उस पैसे को? कम से कम उसको 4 दिन लगातार काम मिलेगा तब वो कमाएगा। 500-600 रुपया डॉक्टर की फीस, 1300-1400 रुपया फीस, और एक एक्सरा या अल्ट्रासाउंड लिख दिया तो और मामला हो गया। तो हमें थोड़ा सा इस एंगल से, इस दृष्टि से हमें सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों की तरफ से हमें देखना पड़ेगा। और जब हम प्राइवेटाइजेशन की वकालत कर रहे थे बिरला अंबानी रिपोर्ट के माध्यम से, तो 2000 के आसपास ही एक रिसर्च हुई जो 3 यूनिवर्सिटी की डिग्री को अध्ययन कर रही थी, जिसमें मेरठ यूनिवर्सिटी का एमए का प्रोग्राम था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए का प्रोग्राम था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एमए का प्रोग्राम था, कि यदि बिरला अंबानी रिपोर्ट के आधार पर यदि हम उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में सौंप दें तो कितना खर्चा बढ़ेगा। 2020 साल पहले वो खर्चा 38,000 से 42,000 रुपया था। आप अंदाजा लगाइए कि कितने आप लोग 38,000 से 42,000 रुपए में एमए जैसे प्रोग्राम को कराने के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। आज भी यूरोप में एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज्ड है, हाईली सब्सिडाइज्ड है, लेकिन यूएस मॉडल में नहीं है। यूएस मॉडल में पूरी तरीके से उनका है कि भैया तुम्हें उठाना, और इसलिए जो यूएस का यूथ है वो लोन से दबा हुआ है, लोन से दबा हुआ है। हम उस तरफ जा रहे हैं अब, जब हमारा जो यूथ है वो भी लोन से दबाएगा एजुकेशन के लिए, और जब वो एजुकेशन लेकर निकलेगा
तो उसके पास कैसी नौकरी होगी आप लोगों के समझ सकते हैं। मुझे लगता है हम लोग लास्ट पीढ़ी के लोग हैं। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पेपर में आया था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर को आउटसोर्स करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। हम लोगों को इस चीज को देखना चाहिए। और आउटसोर्सिंग की कीमत क्या होगी कि जहां हम अपने क्लरिकल स्टाफ को आउटसोर्स करते हैं, यदि वो सरकारी क्षेत्र में होता तो उसको 40,000 रुपये नौकरी मिलती, उसको हम 10,000 रुपये देते हैं, 4 संडे का भी काट लेते हैं। किसी दिन वो बीमार हुआ तो उस दिन का कट गया, मतलब उसकी कोई CL नहीं है, कोई DL नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है, और बाकी तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स नहीं है। इस एंगल से क्या हो रहा है कि हमारी जो सामाजिक आर्थिक विषमताओं को ये जो नीति कम करने की बात करती है, सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो विषमताएं हैं वो बढ़ने वाली हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जो पैसा है वो कंसंट्रेट कर रहा है। जो मिडिल क्लास डेवलप हो रही थी वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पैसा या तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के पास जा रहा है पूरा, और या ऐसी लेबर क्लास बनती चली जा रही है जिसके पास जीवन जीने की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। तो 4 ईयर जो हमारा ग्रेजुएट कोर्स है उससे हम कितना रिसर्च को प्रमोट कर पाएंगे हमारे सामने, अब जब ये कानून के शकल में आएगा तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां इस तरह की आने वाली हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट मुझे अच्छा लगता है इस चीज का, कितना सरकार कर पाएगी ये पता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये या तो इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं और या ये पॉलिटिशियंस के हैं, कि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस को ये पॉलिसी कह रही है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो उनका आइडिया ये है कि जो IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी सोशल साइंसेस की पढ़ाई की जानी चाहिए। आइडिया अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो पाएगा मुझे अभी भी डाउट है। मुझे डाउट है क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से IIM के सिस्टम को वो अपना रन कर रहे हैं, IITs के सिस्टम को रन कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन पर काम कर रहे हैं। और छोटी सी पॉपुलेशन पर काम करके आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ रिसर्च मेंटेन कर सकते हो। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जहां एफिलिएटिंग सिस्टम ही हमारा इतना बड़ा है कि कोशिश भी करे तो भी क्वालिटी डायमेंशन को वो इतनी आसानी से नहीं कर सकती जब तक कि उस कॉलेज के टीचर, प्रबंधक और जो विद्यार्थी हैं वो ना चाहें, क्योंकि ऊपर से तो हो नहीं सकती। ये दूसरा एस्पेक्ट है। एक जो एस्पेक्ट जो बताया था आपने आयोजन सचिव ने कि मल्टीपल एग्जिट ये नीति कर रही है कि लड़का पहली साल में यदि छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, दूसरे में डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा, और 4 साल पूरा करता है तो वो डिग्री मिल जाएगी। ये लगता है कि अच्छा है, लेकिन हम जिन सामाजिक और आर्थिक परिवेशों से आते हैं, हमारे लड़के को थोड़ी सी दिक्कत हुई और वो पता चला भाग खड़ा हुआ, तो मुझे ये लगता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से इससे बढ़ेगी। जो प्रेशर, हम जितने लोग हैं, माँ बाप ने मारा है हम लोगों को तब यहाँ बैठे हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी पढ़ने गए थे। माँ बाप ने जब ठीक किया है तब हम आज यहाँ खड़े हैं। तो वो जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति बढ़ेगी, और वो प्रवृत्ति के लिए खाली विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि उनके अभिभावक भी तैयार होंगे। वो कहेंगे कि हाँ भाई दिक्कत है, पैसा कम है, सबको हम नहीं पढ़ा सकते, तुम 2 साल बैठ जाओ, पहले इनको पढ़ा दें। तो जो विषमताएं हैं वो विषमताएं इस आइडिया से भी थोड़ी सी मुझे मतलब डाउट होता है कि ये बढ़ेंगी, क्योंकि मेरा जो एरिया है बेसिकली वो मेरा पॉलिसी डिस्कशंस मेरा वन ऑफ द एरिया है, और क्योंकि टाइम की बाध्यताएं होती है तो आज मैंने चर्चा नहीं करी, अदरवाइज मैं आपको पूरी नीतियों के साथ जब एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में बात करता तो और थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर जो पिक्चर थी वो पिक्चर आके हमारे सामने रहती। एक जो अगला एस्पेक्ट है वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये पॉलिसी कहती है कि 10,000 देश में 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे चल रहे हैं जो बिलो स्टैंडर्ड है, जिनको बंद हो जाना चाहिए। मतलब मैं जिस तरह के डिपार्टमेंट से आता हूँ 10,000 पूरे देश में, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 10,000 तो बहुत कम है, लेकिन
यूनिवर्सिटीज केवल 950 और 950 की तुलना में 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखिए। और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी होती है क्वालिटी टीचर्स को तैयार करना। और गुनार मिलर ने अपने एशियन ड्रामा में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा था कि these institutions are just like a power houses, कि जैसे पावर हाउस होता है पूरे अंधकार को उजाला कर देता है, ठीक उसी तरीके से टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और यदि ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर रही है कि 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो लो स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं, और हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि क्या हालत बीएड कॉलेजेस की चल रही है, आपसे कोई छुपी नहीं है। मैं गोरखपुर में था, कुशीनगर में हमारे कुछ साथी जाया करते थे, तो हम तब तक तो परिवार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो लोगों ने तब तक तो ये कहा था कि अरे जब शादी हो जाएगी तो तुम भी ऐसे ही आओगे। लेकिन शिवनारायण जानते हैं कि हम आज भी 10:15 बजे डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और 5 से 6 बजे तक रुकते हैं कंटिन्यूसली। तो जब हम तैयार हुआ करें तो हमारे पड़ोसी मुझे भी कहा जाए डिपार्टमेंट जाए, डिपार्टमेंट आप रोजाना जाते हो? चलेगा क्यों? अरे वो वाले लोग हैं वो तो सप्ताह में 2 दिन जाते हैं बस। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो मोस्ट सिंसियर एक्टिविटी है तो इस तरीके से चल रहा है। हम कैसे टेम्परामेंट को चेंज करने वाले हैं? एक साथ नहीं हो पाएगा। और या फिर सरकार अपना जो इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस का जो गठजोड़ है उस गठ और ब्यूरोक्रेसी का जो गठजोड़ है उस गठजोड़ को तोड़े। यदि इस गठजोड़ को तोड़ती है तो सरकार को इसमें जो मदद है वो मदद मिल सकती है। सरकार खुद कह रही है कि हम इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो करेंगे वो हम करेंगे जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं स्वयं हैं और बुक्स हैं उनके माध्यम से करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो फेस टू फेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो जरूर सरकार पैकेज करेगी और सरकार पूरी तरीके से उसको जो डिजिटल है जिसमें वो कहती है कि हमारे पास जो अभी हम जीडीपी का हिस्सा रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए खर्च कर रहे हैं वो है 0.69%, क्योंकि बहुत मीगर अमाउंट है। वो दूसरे देशों की भी बात करती है और दूसरे देशों में वो कहती है कि हमारे कंपैरिजन में जो यूएस है वो 2.8% खर्च कर रहा है, इजराइल 4.3 खर्च कर रहा है और साउथ कोरिया 4.2 खर्च कर रहा है। तो सरकार कह रही है कि हम इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जो जीडीपी का बजट है उस जीडीपी के बजट को एनहांस करेंगे, जिससे कि हम एक टीम ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उसका जो एक इकोसिस्टम है उसको डेवलप कर पाए। अच्छी बात है, कहने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जब तक कानून बन के शेप लेगा तब बात आएगी। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा है पढ़ाई के लिए, वो कह रहा है कि हम डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग की तरफ जाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है। अभी तक हमारी जो पढ़ाई का तरीका है वो पूरी तरीके से रट कर परीक्षा में पास हो जाने का है, और परीक्षा के 2 दिन बाद यदि विद्यार्थी से पूछ लिया जाए कि क्या है तो वो उसको फिर से रिकॉल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने रटा है चीजों को, उसने समझा नहीं है। तो ये शिक्षा नीति का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये है कि यदि वो कर पाए हम लोग, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे, या हम खाली फिश नॉलेज की तरफ रह पाएंगे, ये हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सरकार कह रही है कि जो मल्टी रेगुलेटरी सिस्टम है, रिजीम है, उसको हम मिनिमाइज करेंगे और उनको थोड़ा सा हम जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के रूप में कन्वर्ट करेंगे। नेशनल जो शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन करेगी जो रेगुलेट करेगी। इस तरह की बात इस नीति में है। मेरे साथी वक्ता और भी हैं। मैं उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए अब आगे का माइक आप सब लोगों के लिए देना चाहता हूँ। मैं जो थोड़ा सा सोच पाया इसके बारे में, जब प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने की बात आई, मैंने उस पर्सपेक्टिव को आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं आपने मुझे अवसर दिया आप सब लोगों के साथ बात करने की, आप सबसे मुलाकात करने की। मैं इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के राजकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
सभी विद्यार्थियों ने मुझे सुना, उसके लिए भी आभार। और उजैर साहब मुझे इसमें मेरी इस कार्यक्रम के खोज का हिस्सा है कि अल्मा मैटर है, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि सांसें टकरा जाती हैं एक दूसरे से, लगता है अच्छा हम भी पढ़े हैं। और मैं एक वाक्य के साथ बात खत्म करूंगा कि इरशाद मिर्जा जी की टहलवी है यहाँ उन्नाव में। एक बार मुझे उनके घर में गया किसी काम से यूनिवर्सिटी के, तो बातों बातों में हम दोनों को ये पता चला कि हम दोनों एक इंस्टीट्यूशन के पढ़े थे। तो उन्होंने पूछा तुम किस हॉस्टल में रहते हो? तो मैंने कहा मैं उस्मानी अपर में रहता था। अरे मैं भी तो वहीं रहता था। किस कमरे में रहते थे? अच्छा मैं तो वहां रहता था। मतलब आप देखिए कि जो उम्र का और समय का जो गैप है वो गैप खत्म हो जाता है। मैं एक बार आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्षमता है तो वो कोटा की तरफ भाग रहा है। क्यों जा रहा है कोटा की तरफ? उसको जेई की तैयारी करनी है, उसको नीट की तैयारी करनी है। अब जहाँ जिस क्षेत्र में निकलता है, तो इसी के साथ मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका। हमारे 3 टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैडम चाय पी लेंगे, मैडम से बाद में बात करूंगी। मैडम चाय पी लें, उसके बाद बात करती हूँ मैडम से, प्राचार्य महोदय से। मैडम को चाय पी लेने दीजिए। हमारे 3 टेक्निकल सेशन हो रहे हैं, तो हमारा जो प्रथम टेक्निकल सेशन है, उस सेशन में हम इसी क्रम में अपने सेकंड की नोट स्पीकर को आमंत्रित करूंगी। पांडे सर जी हैं, हमारे पीपीएम कॉलेज से हैं, उनको आमंत्रित करूंगी। कूटा के अध्यक्ष भी हैं कि वो आए और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालें। आदरणीय पांडे सर जी। की बात है कि हम लोग सब कानपुर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक हम लोग आए, और हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के नेता पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं। ये वो लोग हस्ती हैं जो कुछ अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो समितियों के ये मेंबर होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और शिक्षक हित की बात करते हैं, हमारी बातों को अधिकारी तक पहुंचाते हैं। और ये वाकई इस कॉलेज के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं पांडे जी यहाँ पे हैं, और मैं उनसे एक बार पुनः अपने सभी साथियों के साथ गुजारिश करूंगा कि एक जोरदार तालियां बजाएं मैं पांडे जी। सम्मानित प्राचार्य, हमारे विद्वान शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, अभी मैं सुन रहा था मुनीश जी को, इसके पहले आरएचओ साहब को सुना, बहुत सारे ख्याल आने लगे, और उन सारी चीजों का मैं सोचते सोचते कहीं जो कुछ शिक्षा नीति की जो परिवर्तन की नई पॉलिसी की जो बात है, इससे हटके कहीं मैं थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से चला गया, और मुझे लगा, मैं सोचता रहा, और सोचने में ये आया कि इस दुनिया में जिनको हम क्या कहें, शैतान कहें, रैस्कल्स कहें, वो 2 बहुत जबरदस्त ऐसे लोग जो कहा जाए बड़ा शैतानी दिमाग, और वो 2 लोग दिमाग वाले तो थे, मतलब आविष्कारक थे एक तरीके के। 2 आविष्कार हुए उन्होंने किए उन 2 लोगों। नेचर जो देता है वो साइकिल्स देता है, जाड़ा गर्मी बरसात, सुबह दोपहर शाम, दिन रात, ये हमको मिलती है। कैलेंडर और दिन महीने घंटे सेकेंड घड़ी, ये हमने बनाया। और दूसरा व्यक्ति वो था जिसने करेंसी बनाई। कभी आप बैठिए, ईमानदारी से सोचिए, अपने जीवन से इन 2 चीजों को माइनस कर दीजिए, तो आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी आप सोचिए। माइनस टाइम एंड माइनस मनी।
और फिर इसको मैं जोड़ने लगा जो कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है ये नई शिक्षा नीति शायद कम है। ये जो हमारी कभी सैकड़ों हजारों साल पहले की जो शिक्षा नीति थी हिंदुस्तान में, जो कभी हुआ करती थी, वो शायद उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। मैं भी सोचने लगा कि हमारी प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, वही तो कर रही है गौरव। ऑटोनॉमी थी, गुरुकुल होते थे बड़े बड़े ऋषियों के, ये विश्वामित्र का है, ये वशिष्ठ का है, ये बहुत सारे नाम है, वाल्मीकि का है, सबके आश्रम थे, पाणिनि थे, ध्रुव थे, तमाम ऋषि थे, याज्ञवल्क्य थे, सबके अपने अपने आश्रम थे। और उन आश्रमों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, राजा के भी बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। वहां पर पूरा जो होता था, वो जो इंचार्ज होता था, वो गुरु लाइक वाइस चांसलर, उसी का वो चलता था, साम्राज्य चलता था। कभी कोई आवश्यकता हुई तो राजा ने कुछ आ करके देखा, कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की तो दे दिया, अन्यथा वो राजा पे निर्भर नहीं थे, वो स्वतंत्र थे, अपना चलाते। और बड़े बड़े स्कॉलर्स निकलते थे, तरह तरह की विद्या, वो सब तरह की, वो जो विद्या देते थे आपको, लड़ाई वेदों से लेकर के शस्त्र और शास्त्र, सारी विद्या जिसको आजकल हम होलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं, वो मिलती थी, वो समय था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो धीरे धीरे उस विद्या का लोप हो गया, और उस लोप होने के बाद एक ऐसी प्रणाली जो हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया, उन्होंने, जैसा अभी हमारे क्षेत्रीय अधिकारी रूपदमन सिंह जी ने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो उसमें क्या हुआ कि कंट्रोल शिक्षा पर सरकार ने ले लिया। पहले शिक्षा जो है पुराने जमाने में, हमारे यहाँ प्राचीन काल में शिक्षा राजा के कंट्रोल में नहीं होती, शिक्षा गुरुओं के कंट्रोल में। उसकी जिम्मेदारी शिक्षा की किसकी थी? समाज की थी। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर परिवर्तन तो इन्होंने सिर्फ ये किया है कि उसी सिस्टम पर फिर जा रहे हैं पलट कर, जो पीछे का था, एक नए, एक आधुनिक आयाम में, एक आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक परिस्थिति में साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी अवेलेबल है, इस मदद से अगर हम देखें, पीछे का सोचे, बल्कि कुछ नाम भी, मैं एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ पढ़ रहा था कल, थोड़ा सा देखा मैंने, 60, 65, 66 पेज की बुकलेट है, कोई भी पढ़ सकता है बैठ करके, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक का उसने विवरण दिया। नाम भी बहुत अच्छे अच्छे दिए, नॉमेनक्लेचर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जो पुराने वो 1000 साल पहले वाले ही नाम। तो कहीं ना कहीं से ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये ओल्ड कल्चर, ओल्ड जो हमारी ओल्डर ट्रेडिशंस है, पुरानी परंपराएं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको नए कलेवर में एक प्रस्तुत करके और उनको, जिसको कहते हैं इंस्टिल करना, इंजेक्ट करना लोगों को, ऐसा एक करने का जो है ये प्रयास के रूप में मैं इसको देखता हूँ। वो परिस्थितियां अब नहीं है। मैं देखता हूं कि जैसे आपका जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की अभी बात हुई, तो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 90 के दशक के बाद ये शुरू से हो रहा है। अगर आप देखें 70 के दशक में जाएं, मैं पूरा अगर आप चिंतन करें तो 70 के दशक में जो प्राइमरी स्कूल्स मोस्टली जो है वो गांव में जो चलते थे, लोग, अधिकतर लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे।
वो टाट पट्टी पर जो पढ़ाई होती थी उसी पर पढ़ते थे पुराने, वहीं से निकलते थे। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लोग जानते भी नहीं थे 70 के दशक में। हाँ, कुछ मिशनरीज थी, कुछ कॉन्वेंट्स थे बड़े बड़े शहरों में जो मिशनरीज चलाती थी वहां पर, और वो प्राइमरी एजुकेशन पूरी गवर्नमेंट के हाथ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उससे हाथ खींचना अपना शुरू किया, और 80 के दशक तक आते आते वो संख्या जो है इतनी बढ़ गई उसकी कि आपका जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का सिस्टम नीचे दब गया उसकी। आजकल एक रिक्शे वाला का भी बच्चा, जो गरीब से गरीब आदमी का भी बच्चा नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को सरकारी वहाँ नगर पालिका के स्कूल में पढ़ाऊं, वो भी चाहता है किसी कॉन्वेंट स्कूल में मैं उसको पढ़ाऊं। वहां प्रयोग जब सफल रहा तो इसके बाद इन्होंने सेकेंडरी पर 80 के दशक में सेकेंडरी एजुकेशन पर वार किया, और जो सेकेंडरी में जो एडेड इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी हालत खराब होनी शुरू हुई। 90 के दशक में इन्होंने हायर एजुकेशन में सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोलने शुरू किए, और नतीजा हम सबके सामने बहुत विस्तार से मुकेश जी ने अभी बताया कि जो एक इतनी बड़ी आपके आगे आपको एलिमिनेट कोई न कर पाए तो आपके समानांतर एक इतनी बड़ी लकीर खींच दे कि आप प्रभाव शून्य हो जाए, आपका कोई मतलब ही ना रहे। वर्तमान में जो व्यवस्था है, लगभग 7,500 शिक्षण संस्थाएं मेरे ख्याल से 30 के ऊपर स्टेट यूनिवर्सिटीज है, बल्कि 40 के ऊपर है, और जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज स्टेट्स ने बनाई है सरकार ने आजादी से अब तक, उतनी 90 से लेके अब तक प्राइवेट खुल गई। कॉलेजेज आप इकट्ठा कर पाए कितने? गवर्नमेंट कॉलेज 170 गवर्नमेंट कॉलेज, डॉक्टर साहब जानते होंगे, 170 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं आजादी से लेके आज तक आप बना पाए। 331 ऐसे कॉलेज हैं जिनको कि आपने टेक ओवर किया और उनको अनुदान दिया, अनुदानित हो गए। ये प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। 7,500 इसके सामने मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से, तो ऐसा लगता है वो सेंट्रलाइज करेंगे, वो एक जगह से पोस्टिंग आपकी कहीं से कहीं हो जाएगी, और वो भी होगी ट्रांसफरेबल। अभी हम पढ़े हैं आराम से कानपुर के कॉलेज में फल फूल रहे, आ जाएगा कि 4 दिन बाद कि आप चले जाइए शिलांग में, आपकी लगा दी, जम्मू में कुछ, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये आने वाला समय है। ये ट्रांसफर व्यापक स्तर पर अपॉइंटमेंट का एक जगह होगी, आदमी स्थिर नहीं रहने देंगे। दूसरी चीज क्या है इसी से जुड़ी हुई, कि जैसे अभी क्या है, हम साल भर अपना पूरा करते हैं, सरकार ने डीए डिक्लेयर कर दिया 6 महीने पर, 6 महीने पर एक बार डीए मिल रहा है, साल भर बीता, हमारा इंक्रीमेंट मिल गया, अच्छा लगता है, ये खत्म होने वाला। जो इशारा करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो कहती है देयर विल बी कंटिन्यूअस असेसमेंट बोथ ऑफ द टीचर्स एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट्स। छोटे छोटे असेसमेंट्स होंगे, हो सकता है हमें, हमारे और शिक्षकों दोनों, मतलब छात्रों के दोनों के 3-3, 6-6 महीने पर असेसमेंट हो। उनको तो कर ही दिया भाई। सेमेस्टर में क्या है, आपको असेसमेंट, आप एनुअल में असेसमेंट एक बार करते थे, सेमेस्टर में 2 बार करेंगे ना बच्चों का असेसमेंट। उसी तरह उन्होंने कहा कि छात्र, और बड़ा अच्छा असेसमेंट, छात्रों का असेसमेंट का क्या तरीका है, ये नहीं केवल शिक्षक, उसके साथी करेंगे, शिक्षक भी करेंगे, उससे उसके घर परिवार वाले करेंगे, और वो स्वयं भी अपना करेगा असेसमेंट। तब वो डिसाइड किया जाएगा कि वो क्या है। इसी तरह शिक्षकों का, अब छात्र का तो ठीक है वो अपना पढ़ रहा है, लेकिन हम जो अपनी जीविका के रूप में जो शिक्षक लिए हुए हैं अपनी नौकरी को, वो उनकी स्थिति ये होगी कि इंक्रीमेंट्स रुकेंगे, उनके इंक्रीमेंट्स रुकेंगे, वेतन, उनको प्रमोशंस नहीं रुकेंगे।
ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में है, की गई। आप सब लोगों से आप उसको कभी ध्यान से देखिए तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं कसने के लिए। इसके साथ ही साथ दूसरा एक और भी चीज है कि उन्होंने हर चीज को वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह की चीजें कर, माने हर चीज में आपका प्राइवेट सेक्टर आएगा। अभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ नए अगर कराने में लोगों को पता होगा कि और कितना जा रहा है, कितना उठ रहा है हर स्टेज पर छात्र आपके माध्यम से, उसका भी एक रिकॉर्ड रखना हो। छात्रों को जिस ढंग से वो व्यवस्था की गई है शुरू से ही पढ़ाने की, बड़ी अच्छी है, कागजों पर इतना बढ़िया लगता है वो पढ़ने भी की। ऑटोनोमस कॉलेज जैसा अभी हमारे बताया पूर्व वक्ता ने, मेरे साथी ने, क्या होगा ऑटोनोमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, एफिलिएशन खत्म होगा। आपको अपना दे दिया जाएगा, यहीं पर आप अपनी परीक्षा, ये कॉलेज है, यहीं पर आप क्वेश्चन पेपर, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा वहां से। वो भी हो सकता है कोई कोड दे दे, आपको कहीं दौड़ना नहीं, यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप अपनी परीक्षा करा लीजिए, कॉपी भी आप जचवा लीजिए, वो समय आने वाला। हर चीज में ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन ऑटोनॉमी जितनी ही अच्छी लगती है सोचने में उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ऑटोनॉमी मिलने से यू आर इन द रेस ऑफ कंपटीशन। जब आपको जिम्मेदारी दे दी, ऑटोनॉमी का मतलब आपको स्वायत्तता, और जहां व्यक्ति को स्वायत्तता मिलती है वहीं पर उसकी प्रतिस्पर्धा अन्य स्वायत्तता संगठनों के साथ शुरू हो जाती है। मैं भी पिछले वर्ष गया और इसकी आपको पता है बहुत ही मतलब गहरी जड़ें, यू कैन नॉट डू अवे विद दैट। जैसे कहा नहीं जाता है कि आपको, आप चाहो न चाहे, कोई pत्ता चाहे न चाहे, लेकिन जब हवा चलेगी तो उसे बहना पड़ेगा उसी डायरेक्शन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड टीचर्स, हम उसके मेंबर, वो कहां से जुड़ा हुआ है? वर्ल्ड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन WTO की कोई संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO के साथ, वो वहां से वो जुड़ा हुआ है। कुल मिला करके जो होता है, जो हमारी पॉलिसीज, कुछ तो हम अपनी बनाते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे परिवार में कोई मुखिया होता है तो जो वो कहता है वो आपको, जितने छोटे हैं उन लोगों को मानना पड़े। आज परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही, मेरे ख्याल से पिछले 20 वर्षों में जितना फास्ट पेस के साथ, जितनी तेजी के साथ दो चीजें बहुत हुई है, एक कम्युनिकेशन और दूसरा उसी मूवमेंट, आपका एक से दूसरी जगह जाना। ये दोनों सुविधाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। बहुत सारी अनवांटेड, इसका लाभ तो हुआ है लेकिन दुष्प्रभाव भी बहुत पड़े। बहुत सारी अनवांटेड सूचनाएं हमारे पास आ रही जिनकी हमें जरूरत भी नहीं। तो एक ऐसे वातावरण में होता क्या है कि हमारी जो नीतियां बन रही हैं, जैसे मैंने कहा कि परिवार, तो परिवार में उसी तरह वर्ल्ड फैमिली जो है ये जुड़ी हुई है बड़ी आपस में, और उसमें मुखिया जो है वो लोग हैं जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है आपके, लाइक अमेरिका एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये लोग, ये वहां बैठते हैं और ये लोग क्या करते हैं कि ये गाइड करते हैं। जब वर्ल्ड लेवल पर जब बैठकें होती है तो कंट्रीज को डायरेक्शंस वहां से मिलते हैं कि आपकी शिक्षा में ये गड़बड़ियां है, ये सब ठीक करें। जब मिड डे मील की व्यवस्था कहां से आ रही है? वहीं से तो आ रही है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो शायद कुछ विवशताएं इंटरनेशनल
और उन व्यवस्थाओं के बीच एक अपना रास्ता निकालना, एक ऐसा रास्ता जिसमें कि हम अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो कुछ पॉलिटिकली वो किया जा सकता है वो कर सके। शायद एक इसकी मुझे जो लगता है कि एक ऐसा ये एक प्रयास है। हमारी प्राचीन इतिहास, हमारी धरोहर, इसकी आड़ में ये सारी चीजें बड़े अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। और आपको बताएं, अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है, मान लीजिए समस्या है, तो अभी आप जा करके कोर्ट चले जाते हैं, वो भी अधिकार आपके जाने वाले। कोर्ट की जगह उन्होंने किया क्या है कि वो ट्रिब्यूनल्स बना, ट्रिब्यूनल्स में अपने आदमी, सरकार उनको नॉमिनेट करेगी, वो रखे जाएंगे और 99.9% केसेस में टीचर्स को अब कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल में ही मामले दर्ज होंगे, वहीं से उनके फैसले हो जाएंगे। तो these are the concerns। ये बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स हैं जो मैं सोच रहा था कि ठीक है, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में आप पढ़िए उसको, 65 पेज तो लगेगा कि वाकई शिक्षा व्यवस्था तो यही होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ लिखा है वो आगे दूर की बात है, कल्पना है, एक स्वप्न है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, स्वप्न महत्वपूर्ण, समयबद्ध, आज ही बहुत सारी ऐसी सूचनाएं, आदमी परेशान, ऐसा करके प्रिंसिपल्स परेशान है, टीचर्स को कहा जा रहा है ये करो ये करो ये करो, रोज इतने, खासकर कोविड पीरियड के दौरान आपको बताएं जितने सारे आदेश एनसीसी और एनएसएस और कल्चरल वाले तो मेरे यहाँ रो गए, रोज आता है कुछ ना कुछ। अभी और शाम को आएगा आदेश, व्हाट्सएप पे आएगा, सुबह आपको जो है बच्चों को मैनेज करना है, जाओ यहाँ और जाओ चाहे ना जाओ, फोटो वोटो बढ़िया खिंचा के पोस्ट करो। नहीं सर, कराना पड़ता है, अच्छा है कराती है, लेकिन आदमी क्या करेगा, बच्चे परेशान। तो द काइंड ऑफ पॉलिसीज दे आर इम्प्लीमेंट, ये बड़ी मतलब ये चिंता का विषय है कि धरातल पर हमारे क्या है। स्वप्न बहुत अच्छा है, लेकिन यथार्थ क्या है और क्या आगे इसका जो चल रही वर्तमान में परिस्थितियां, इसका स्वरूप आगे क्या होगा, इसको थोड़ा देख करके चिंता लगती है। नए का बोझा, इतने सिस्टम तो पहले ही थे भाई, शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए शिक्षा में शिक्षक है, प्राचार्य है, रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर है, वीसी है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, ये भी तो बैठे थे पहले। काहे के लिए बैठे थे? शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तो बैठे थे। एक और नई एजेंसी बैठा दी बेंगलोर में, अब वो असेस करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, अब स्टेट लेवल पर भी एक बनने जा रही, फिर NIRF आप बनाते, रैंकिंग करते, NHRC बनाते, AISHE बनाते, आदमी परेशान है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में डाटा भरते भरते, उसका कहते हैं आप वेतन रोक लेंगे। ये क्या तरीका है? तो ये जो सिग्नल्स है, नैक, मैंने शिक्षा सचिव के यहाँ एक बैठक हुई थी, बड़ा लोगों ने लखनऊ में बैठक थी कि नैक है क्या। एक जैसे कोई कुपोषण का शिकार बच्चा हो और उसको आप कह दे, आदेश दे दे कि तुम्हें बेबी शो में भाग लेना है। इट्स लाइक सेंडिंग ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम malnutrition टू टेक पार्ट इन ए बेबी शो। तो वो करेगा क्या? अब उसका गार्जियन क्या करेगा? उसको बहुत नहलाएगा, धुलाएगा, उधार कपड़े मांग के लाए कहीं से, कुछ करेगा, उसको सुंदर दिखे। भाई कैसे सुंदर दिखाए हमारे पास, इसको बच्चे की तो वो हालत है नहीं, नए कराना सब परेशान है। तो ये परिस्थितियां वर्तमान की है और इन परिस्थितियों में, और ये परिस्थितियां वर्तमान में एक दिन में नहीं बनी, ये जो एक सुनहरा सपना हमको दिखाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, हम लोग उस ओर सफल हो, अग्रसर हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। कहा कि
जब अमल में आएगी, जब विधान में आएगी, तब उसके फायदे और नुकसान जो है हमारे सामने आएंगे। 2 शब्दों के साथ मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगी। हमें अमोघ शक्ति का विधान चाहिए, हमें अमोघ शक्ति का विधान चाहिए, हमें विराट विश्व का विधान चाहिए, अटूट कर्म की कमान चाहिए, कमान से मिले हुए जमीन आसमान। अब मैं हमारे अगले वक्ता की नई स्पीकर श्री श्यामलाल नेहरू सर को आमंत्रित करूंगी। आप फर्रुखाबाद के प्रतिष्ठित रिटायर्ड हैं, आए और अपने आशीर्वचनों से और अपने कुछ बिंदुओं से हमें सम्मानित यहाँ अध्ययन करने वाले या शोध करने वाले प्रिय मित्रों, मैंने मित्र इसलिए कहा, हालांकि हमारे जो सहकर्मी लोग हैं वे तो सहकर्मी हैं, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, विद्यार्थी। मैंने मित्र इसलिए कहा कि ये युवक हैं और मैं जब नौकरी की खोज में था तो मुझे तुरंत एमए करने के बाद ही बीए की वो इंटर कॉलेज में नौकरी मिल रही थी। मैंने कहा यार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इंटर कॉलेज को, मुझे तो डिग्री में जाना। क्यों? उस समय की मेरी सोच थी, आपको हंसी आएगी, कि मैं सोचता था कि युवाओं के बीच रहूंगा तो मैं हमेशा युवा बना रहूंगा। और ये मैंने अपने युवा को, भीतर के युवा को कहीं बाहर नहीं दिया, न जाने दिया है। मैं यहाँ पे नई शिक्षा नीति, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नया भारत का नारा दिया, नया भारत, और उसके बाद नई शिक्षा नीति घोषित कर दी गई। आई नया शिक्षा नीति की अगले सत्र से ये नीति लागू होगी। हमारे विद्यार्थी यहाँ सेमिनार में आए हुए हैं। हम लोग सेमिनार में आने वाले विद्यार्थियों को, शोध छात्रों को गाइड करने के लिए आए हैं। हमें क्या करना है, सेमिनार का क्या उद्देश्य होता है? सुनना नहीं, क्वेश्चन भी करना। जो टेक्निकल सत्र होता है उसमें क्वेश्चन अगर नहीं आया तो समझ लो कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा, इधर से सुन रहे हैं, निकाल दिया। क्वेश्चन का पैदा होना सेमिनार की पहली शर्त है। सेमिनार में नई चीज खोजी जाती है, शोध के द्वारा आप क्या नया ला रहे हैं। मुख्य मकसद ये होता है कि हम क्या नया देने जा रहे हैं। मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा। अगर यहाँ 1 किलो का 2 किलो का आलू पैदा हो तो आप उसे कहेंगे नहीं यार क्या, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लागू की कि 2-2 किलो के आलू पैदा हुए, ये नया कहा जाएगा। एक अमेरिका के किसान ने अपने खेत में 700 किलो का कद्दू, हमारे उसको लौका कहते हैं, मूलतः मिर्जापुर जिले का हूँ, वहां पे लौका कहा जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा खेत में वो दूर से लौकता है, यानी दिखाई देता है, तो उसे कहा लौका। और छोटी सी लंबी सी नीचे लटकी होती है, कहते हैं लौकी, मैंने लौकना मैंने दिखना। तो लौका 700 किलो का, 7 कुंटल, इतना भारी, इसको कहेंगे कोई नई चीज आई। ऐसे वैज्ञानिकों ने जो भी चीजें दी हैं वह नई चीजें हैं। ये बिजली है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, बहुत कुछ दुनिया में वैज्ञानिकों ने दिया। ये रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने दुनिया को नया रूप दे दिया, नई दुनिया हम कहने लगे। मोबाइल आई, उसके पहले तो फोन था, अब मोबाइल आ गया तो क्या हो गया, दुनिया बदल गई, समय गायब हो गया। तो ऐसी कोई नई चीज देना, उसको कहेंगे नया। बेल्जियम वालों ने एक नया सांड पैदा किया, नया सांड, और कितना 1400 किलो वजन है उसका। और उसको देखेंगे तो कहेंगे ये जिम जाता है क्या, उसकी बॉडी इतनी गठीली है
लोगों ने कहा कि ये जिम जाता है, किस जिम में जानवरों का भी जिम खुल गया। तो ये वहां के वैज्ञानिकों ने उसको बनाया, पैदा किया, नया, उसको कहेंगे नया दुनिया के लिए। जर्मनी में एक गाय पैदा की गई जो 80 लीटर दूध रोज देती है। 80 लीटर, 20, 25, 50 लीटर दूध देने वाली गायों को ही हमारे यहाँ कामधेनु कहा गया था। कामधेनु। तो ऐसी कुछ नई चीजें देना, ये शोध छात्र का काम होता है। सामाजिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमारा कार्य है कि हम कुछ नया दें, नया भारत बनाए। नई शिक्षा नीति शासक ने लागू कर दी। पता चला कि बहुत से लोगों से इस पर विचार विमर्श हुआ। सरकार ने लागू की, संसद में हुआ कि नहीं, इस पे विचार विमर्श, आलोचना प्रत्यालोचना हुआ कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम भाई। नहीं हुआ कि हुआ, अब पता नहीं, हमें नहीं मालूम भाई। होना ये चाहिए। और हाँ, विचार विमर्श के बाद, आलोचना प्रत्यालोचना के बाद नई शिक्षा नीति सामने लाना चाहिए। जैसे 3 किसी कानून, मन की बात आई, लागू कर दिया, संसद में नहीं विचार विमर्श हुआ और हुआ करके कहीं पास, राज्यसभा ने तो हुआ करके पास कर दिया। अब कितना तक वितर्क हो रहा है उसे लेकर के, विरोध हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, पता नहीं क्या क्या, 3 महीने से किसान हो रहे। तो नया कुछ करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि नई शिक्षा नीति क्या है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत हो गया है, सबने बताया, पता चला। और हम लोग जानते भी हैं कि भारतीय बाहर भाग रहा है, कहीं अमेरिका जा रहा है, कहीं जा रहा है पढ़ने के लिए। क्रीम जो है उधर भाग जा रहा है। क्यों भाग रहा है? क्या पाठ्यक्रम को 2 वर्ष से 3 वर्ष से करने या 4 वर्ष करने से वो भाग रहा है? पहले वहां 4 वर्ष तक पढ़ाई होगी, इसलिए वहां जाएंगे। मैं 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का विद्यार्थी रहा हूँ, प्राइमरी से शुरू किया, 2 वर्ष का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने ये कहा कि युवा हूँ ना, मैं 75वें वर्ष में पहुंच गया हूँ, लेकिन मैंने युवा को कहीं बाहर नहीं भेजा है, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। तो मेरा ये कहना है कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होने से इंग्लैंड नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, या 4 वर्षीय, 5 वर्ष भी। और एक बात ध्यान रखिए, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च स्कॉलर दल से ऊपर, जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर ज्ञान का पुजारी होता है। यहाँ सब के सब सेमिनार में आए हैं, यानी रिसर्च स्कॉलर हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। इस रूप में मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने बहुत कुछ नया दिया है नया भारत के लिए। कहते हैं वैदिक भारत स्वनियुक्ता विश्व गुरु बना, केवल वैदिक भारत की तारीफ होती है। और आज भी लोग अपना कोटा शिक्षा वेद के नाम पे चलाते हैं, आज भी। लेकिन उसमें से कुछ निकाल करके नया भारत बनाने के लिए देना होगा। मैं एक बात बता दूं, जो आजकल भूमंडलीकरण का नाम लिया जा रहा है, वैदिक भारतीयों ने पहला भूमंडलीकरण शुरू किया था वैदिक भारत में। काहे का भूमंडलीकरण, काहे का भूमंडलीकरण शुरू किया था? ज्ञान का, सभ्यता, संस्कृति का, सारे संसार को फैला है, कृषि का, ये सब भारत से फैला है। इस बात को दुनिया वाले भी स्वीकार करते हैं। खुदागार भगवान की जो कल्चर है, स्वर्ग नरक की जो कल्चर है, दुनिया ये मानती है कि भारत से हमने सीखा। ये वैदिक भारत के बाद का है। स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, भगवान खुदागार वाला ये जो कल्चर है वैदिक भारत का है, और जिसका निर्यात हुआ और दुनिया उसके रंग में रंग गई। तो भारत कुछ ऐसी चीज दे कि दुनिया हमारी तरफ दौड़े, तब हम विश्व गुरु बनेंगे, देश को बना सकेंगे। केवल कहने से नहीं, तो पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए, तब चेंज माना जाएगा कि शिक्षा में परिवर्तन हुआ है। नहीं तो मैकाले ही जिंदा रहेगा। क्यों? हम कुछ नया नहीं देंगे, खाली 4 वर्ष का पाठ्यक्रम, 2 वर्ष का पाठ्यक्रम, ऐसा वैसा शिक्षा, ऐसे ये केवल करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। नया भारत उससे नहीं बनने वाला।
इतिहास को लिखना होगा अगर, तो वैदिक भारत का इतिहास, मैं कहूं कि ये असुरों का भारत था। वैदिक भारत असुरों का भारत था। असुर माने ईश्वर, देवता, वेद में है। वेद में असुर माने ईश्वर है, देवता है। रामायण महाभारत वालों ने क्या किया? दुष्ट, पापी, नीच, पता नहीं क्या क्या कर करके रामायण तो अभी लिखी गई, महाभारत अभी लिखे गए, और वेद कह रहा है असुर माने ईश्वर, देवता। मैंने इस पर रिसर्च किया, आखिर दोनों में अंतर कैसे आ गया? वेद वाला कह रहा है ईश्वर है, उसकी स्तुति लिखी है वेद में भाई असुरों की, अद्वितीय असुर देवता, सबसे बड़ा देवता। तो मैंने देखा कि जो इंद्र है सुपर असुर है, वो जिसको हम लोग कहते हैं देवराज है। असुर माने देवता, इसलिए वो सबसे बड़ा असुर था, इसलिए देवराज कहा गया। सुर माने होता है सुरा पीने वाला। सुरा पीने वाले हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, कहीं नाली में पड़ा होगा, कहीं यहाँ गिरा पड़ा होगा। सुर पीने वाले को सुर कहा गया, न पीने वालों को असुर। मैंने इसको शोध किया पीएचडी के दौरान, तो एक नई किताब तैयार हो गई। पीएचडी थीसिस में हमको डिग्री तो मिली, लेकिन इसको हमने अलग चैप्टर को रूप दिया और किताब ऋग्वैदिक असुर और आर्य। 100% आबादी वो सामान्य में आती है, सभी लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा तो सामान्य भी नहीं है। तो कहते हैं सवर्ण है, सवर्ण भी लावारिस शब्द है, कहीं किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। सवर्ण में तो चारों आ गए, शूद्र भी आ गया, तो ये भी गड़बड़ है। अभी तक लावारिस छोड़ रखा है। मेरा यह कहना है कि उनका भी एक वर्ग बनाया जा, नहीं तो कल इन्हें घुसपैठिया कहा जाएगा। भगा भगा ये घुसपैठिया, हम ही थोड़ा हमेशा सत्ता पे रहेंगे, कोई दूसरा भी तो आएगा, वो घुसपैठिया की परिभाषा बदल देगा कि जो डीएनए में फेल पास वो हमारे देश का है, डीएनए अगर यूरोपियन है तो भागो। तो इसमें से जिनको कहते हैं लावारिस, उसमें से मैक्सिमम लोगों का डीएनए 99.99% से लेकर 99.96 तक विदेशी है, यूरोपियन है। सोचे क्या हालत होगी, कितने लोगों को हम भगाएंगे, किसको भगाएंगे जिनके बल पे देश खड़ा है, जिंदा है, बहुत काम किया इस देश के लिए, क्या उनको भगाया जाएगा? तो कुछ नया करने की जरूरत है। आजाद भारत में तब नई शिक्षा नीति सफल होगी, तब दुनिया दौड़ेगी। आजाद भारत के पास तो नया ज्ञान पैदा हो रहा है, चलो। अन्यथा केवल आप का 3 वर्षीय 4 वर्षीय पाठ्यक्रम या वही हम जो पढ़ाते हैं वो सब विदेशों का है, पाश्चात्य का है। फला की परिभाषा, ढेका की परिभाषा, ये सिद्धांत वो सिद्धांत भारत ही ने चुने हैं। परिभाषा में भी इनको आजकल हम लोग एसटी कहते हैं। ये एससी वाले भी, ओबीसी वाले भी, अन्य भी जो हम जिनको हमने लावारिस कहा, वे सब भी एसटी से निकले हैं। एसटी से हम लोग खेती वाले हुए, बाद में उसमें से हमने किसी को शूद्र बना दिया, किसी को बना दिया, तो बढ़ता चला गया। जब हमारी जाति एक ही है, राइट्स की, हम वहां से निकल के अहंकार बस अलग हुए। अरे हाँ, हम कुर्मी नहीं, हम तो ठाकुर, हम फलाने नहीं, हम तो ये, ऐसे करते करते सारी जातियां अलग हो गई। तो क्या हम फिर एक नहीं हो सकते? ये मेरी थीसिस का मूल मंत्र, मूल तथ्य था जाति का। वो किताब भी छप गई है, एक ही किताब है, यहाँ रखी होगी, वो ले आया लड़का। भारत की जातियां उद्भव एवं विकास, वो 1000 पेज की है, 2 भागों में बाइंड है, लेकिन वो एक ही किताब है। तो मैं जो भी समस्या है उस नारी के बारे में भारत क्या कहता है? नारी नरकस्य द्वारम, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया। कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, तो बड़ा बालक था और हीरो बन गया, सारा समाज जगत गुरु करने लगा। और ना शंकराचार्य ने कहा हो, हम न माने। इतना बड़ा आदमी कह रहा है नारी नरकस्य द्वारम, नारी नरक की द्वार है, सब रटने लगे। तुलसी कह रहे हैं पीटन के काबिल है, कोई कह रहा है आबुरों की खान है, ऐसे सब ने शुरू कर दिया। और भारत के निकल करके दुनिया वाले कहने लगे, अरे नारी नरक के द्वार है, फला है, देखा है। मुसलमान भी कहने लगा, ईसाई भी कहने लगा, नकल करके बना है ईसाई और इस्लाम, तो सब कहते नारी नरक से द्वारम। मैंने इस समस्या पे भी लिखा कि ये क्या आधी आबादी को इतना नीचे ढकेल दिया गया। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, एक हमारी पत्नी,
सबके सब नरक के, उनके साथ रहना मैंने खुद को नरक में ढकेलना। कितना घिनौना रूप दिया यहाँ के लोगों ने। अब ये सब धार्मिक कहते थे अपने को, धार्मिक हिंदू कहते थे अपने को। मैंने इसे विचार किया और इस पे भी मेरी एक किताब आई, अभी आई है इसी जनवरी में, नाम है मुक्तिदाता नारी, मोक्ष देने वाली है नारी। और सबसे बड़ा दुख, दुखों से मुक्ति का नाम है मोक्ष, ठीक है, दुखों से मुक्ति, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाती है नारी। इतना ही नहीं, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कोई दुनिया में मरना नहीं चाहता है, कोई दुनिया में बुरा नहीं होना चाहता, मरना नहीं चाहता। तो यहाँ तक मृत्यु के दुख से भी मुक्ति देने वाली नारी, हमें खोजना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि भारतीय समाज एक हो जाए पुनः, वैदिक भारत या स्वर्ण युग जिसको हम कह सकते हैं वो साकार हो। और ये विद्यार्थी हमारे कर सकते हैं, हमारे ये गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्हें देना है। लेकिन मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, मेरे के 2 टर्म बोल रहा था, एक टर्म विशिष्ट अतिथि के रूप में और एक दूसरा लेक्चर के रूप में। आप कहेंगे कोई बंद कर दो तो मैं बंद कर दूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि काफी टाइम हो गया, कुछ और भी कार्यक्रम है। आज देखिए अंतिम बात मैं करूंगा, किसानों के उत्थान कैसे करेंगे। किसान उसका अन्न खाकर सब के सब जिंदा रहते हैं, सारी दुनिया। अभी लॉकडाउन में सबका कारखाना सब बंद था, दुकानें बंद थी, कॉलेज बंद थे, लेकिन किसान का कारखाना चल रहा था, उसने अनाज पैदा करना बंद नहीं। उसके कारण हम लोग जिंदा है, जो हम लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और 70-72 नहीं, वैदिक भारत के बाद 4000 साल से किसान लूटा जा रहा है शासकों द्वारा। आज हमारा वेतन 300 गुना बढ़ा है 50-55 वर्षों में। पिछले 50-55 वर्षों में प्रोफेसर्स का और कई लोगों का वेतन 300 गुना बढ़ा है, कुछ लोगों का 200 गुना बढ़ा है और अधिकतर लोगों का 100 गुना बढ़ा है। और किसान के प्रोडक्ट का 19 गुना यानी इस रेट से, इस रेशियो से अगर किसान की गेहूं की कीमत आती जाए तो 7000 रुपया क्विंटल या 14000 रुपया क्विंटल या 21000 रुपया क्विंटल होना चाहिए। हम मिनिमम वाला लगा देते हैं, चलो भाई तुम्हारा ज्यादा नहीं, सबका पेट भरना है, 100 गुना हम बढ़ा देते हैं तो 7000 रुपया क्विंटल, तो 2000 दे रहे हैं, 5000 पत्र गए थे डिग्री कॉलेज के। एक जगह रुके, वहां विनोबा भावे जी थे। तो टीचर्स लोगों ने कुछ कागज के टुकड़े दिए बच्चों को, हर एक को, सभी टुकड़े हर एक को दिया, यहाँ रख दिया। बोले यार देखो, इसको जोड़ के भारत का नक्शा बना दो। तो जोड़ने लगे सारे बच्चे, कोई नहीं बनाया। एक किसान का बेटा अपने गैया बेच कर आ रहा था, उन्होंने कहा गुरु जी का हम भी ट्राई कर सकते हैं। सब हंसे लड़के, अरे देखो इस बेवकूफ का, एक जब पढ़ा नहीं करा हम ट्राई करें, यहाँ बड़े बड़े 30 बार का है वो फेल हो गए, वही कह रहा हम भी करेंगे ट्राई। तो मास्टर साहब जो लेकर गए थे उन्होंने कह रहे भाई उसकी इच्छा तो कागज दो उसको। उसने कागज लिया, कांच के मेज पे उसने टुकड़ों को जोड़ा, सभी जोड़े रहते कान पे, जोड़ा तो गैया बन गई, गैया बन गई। नीचे से देखा तो भारत बन गया, नीचे से जब उसको देखा तो भारत का नक्शा बना हुआ था। मेरे कहने का मतलब भारत के टुकड़ों में बटा हुआ है, कहीं पंजाब के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं वर्ण के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे बटा हुआ टुकड़ों में। जोड़ने की जरूरत है, जाति जोड़ो, धर्म जोड़ो, वगैरह वगैरह जोड़ो, भारत तो अपने आप बन जाएगा, भारत तो अपने आप बन जाएगा। जैसा कि विनोबा भावे के सामने ये समस्या खड़ी हुई, बच्चों ने, उस किसान ने भारत बनाया। बच्चे डिग्री वाले
हमारे लेक्चर की जरूरत नहीं है। लंच के बाद है। लंच के बाद पेपर का है। चलिए भाई, सूचना मिल गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि बच्चों का कुछ हो ही नहीं रहा। लंच के बाद आपको अपना पेपर पढ़ना है, उस समय आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत। इसी पड़ोसी कॉलेज से दूसरे से दोनों अतिथियों से निवेदन है। अच्छा, इधर देखिए। संजय सर, डॉक्टर अजीज सर। अब इसके बाद में अपने कॉमर्स के साथी इसी क्रम में मैं भदौरिया जी मुस्कुरा अब मैं इस कार्यक्रम अब जिगर थाम के बैठो, जो सबको दिलवाई दूंगा। हमारे यहाँ 2 लोग गए। इनके बिना हमारे कॉलेज का कोई काम नहीं हो सकता है। इस सुदूर क्षेत्र में यही हम धन्यवाद सर। सभी अतिथिगण अपना सम्मान ग्रहण करें। सबसे अच्छी लगती है माने से कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें बनाया मसीह आ गया सब 3। तो प्रत्युष सर यहाँ पर है हमारे, और ये टेक्निकल सेशन फर्स्ट है सर। हमारे पास 39 एब्स्ट्रैक्ट्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, और इसके सिवा कुल 15 ऐसे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं जो पब्लिश नहीं हो पाए, लेट आए हैं, वो ऑनलाइन में जाएंगे। इसके सिवा आज भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट्स आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमने 3 टेक्निकल सेशन में बांटा हुआ है। पहला टेक्निकल सेशन डॉक्टर प्रत्युष सर का रहा, जिसमें 15 लोग हैं और इन्होंने अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट्स भेजे हुए हैं। सर के कविश कुमार, सरिता सिंह, सत्यवीर सिंह, ब्रजेश, उमंग त्रिपाठी, रमेश कुमार यादव, रितेश सिंह, विश्वनाथ। ठीक है, तो ये हमारे स्टेशन में कोई उपस्थित नहीं है और हम ये मान लेते हैं सेशन में, अगर प्रत्युष सर अनुमति दे तो हम ये मान लें कि सेशन की कार्रवाई संपन्न। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा कि अब अमित सचान सर मंच पे आ। अगला सेशन डॉक्टर अमित सचान सर के द्वारा हेड किया जा रहा है। इस सेशन में हमारे 15 एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त हुए हैं जिनको सम्मिलित किया गया हुआ है। इस सेशन में यदि कोई अपना पेपर प्रेजेंट करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। आगे की कार्रवाई चेयर डॉक्टर अमित सचान के निर्देश के अनुरूप संपन्न की जाएगी। मेरे पास 15 लोगों के नाम हैं। मैं डॉक्टर अजय अजीज, डॉक्टर जीत सिंह, डॉक्टर प्रीति यादव, डॉक्टर मोहम्मद फैज, विंध्याचल यादव, डॉक्टर ज्योति सिंह, संतोष कुमार दुबे, वरुण कुमार वशिष्ठ, विद्याधर मिश्रा, संजय कुमार पांडे, राजपाल सिंह, राजीव कुमार, उदित अग्नोत्री, शिल्पी साक्या, हेमन। सर आप बैठे हैं सर? सर बैठिए। कुछ बोलना नहीं है। सचान सर अनुमति तो संपन्न कर दूं? हाँ, तो इसमें से पेपर प्रेजेंट करेगा क्या? नहीं, कोई प्रस्तुत नहीं। ठीक है। डॉक्टर अमित सचान सर की अनुमति से ये सेशन समाप्त हुआ। अगला सेशन जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेक्निकल सेशन में हमारे पास कुल मिला के 15 पेपर के एब्स्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हुए हैं।
और ये डॉक्टर बीके सिंह सर और डॉक्टर संजय सिंह सर के द्वारा चेयर किया जाएगा। चेयर है डॉक्टर बीके सिंह सर। उनको फाइल प्रस्तुत कर रहा हूँ, आगे की कार्रवाई उनके निर्देश के अनुसार संपन्न की जाएगी। सारे लोग मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं, मगर बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। चाहे सोनू पुरू जी हैं, चाहे पुरी जी हैं, चाहे संतोष मिश्रा है, अवधेश कुमार यादव है, विनीत कुमार है, पुष्पराज है, नीलम सोनी है, दिनेश कुमार मौर्य, शशि मिश्रा, चारू मिश्रा, अजीत कुमार मिश्रा, शिप्रा वर्मा, पुष्पलता, विद्या वर्मा, जागृति विश्वकर्मा, अरविंद कुमार। सुनने का थोड़ा मन था हमें सोनू पुरी जी का अनुमति से ये सेशन भी संपन्न हुआ माना जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजीज सर की डॉक्टर अजीज सर बताएं इसके बाद क्या किया जाना है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एक बार आप लोग पीछे से भी पूरी हमारे इसके ले लें ऑडियंस का वोट ऑफ थैंक्स कह दें हमारा। भैया निकल लें। हाँ आराम से आइए मैडम। डॉक्टर डिम्पल मैम प्लीज सुनिए। सुनने आ गए, अंदर आ गए। इनकी फोटो फुल पर आगे नहीं जो भैया का मैं मोबाइल हुआ जी सर, पेपर पढ़ा गया। चलिए हो गया गलत नहीं ये तो गलत है, उसी के लिए हम लोग आए। हो गया, मोबाइल ले लो। आप अच्छे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक बार करके ताली बजाऊं। हो गया।